ठीक है, ओके। द स्काई स्पीकर एग्रीमेंट जो था ना, ये हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के अंदर। एरिया को डिवाइड करने के लिए था, यानी कि वो फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया जो था ना, वो विन उन्होंने किया था वर्ल्ड वॉर वन को। तो उससे पहले भी ना वर्ल्ड वॉर वन से वो सोच रहे थे कि अगर हम जीत जाते हैं ना, तो इसको डिवाइड एरिया को, हमने लैंड को किस तरह से डिवाइड करना है, उसके बारे में ये एग्रीमेंट था। ये सीक्रेटली इन्होंने किया था, क्योंकि इन्होंने किसी दूसरों को भी ना, यानी कि जो एग्रीमेंट किया था उनके अलावा भी, उन्होंने जिनको अपने साथ मिलाया था ना इस वर्ल्ड वॉर के अंदर कि उनका साथ दें, उनको उन्होंने धोखा भी दिया था, इसलिए सीक्रेटली ये किया गया था एग्रीमेंट। इसमें हम तीन डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है मैंने ना। पहले है प्री एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट से पहले जो टाइम चल रहा था, ड्यूरेशन थी, उसमें इन्होंने क्या 1914 से लेके 1916 तक। उसके नेक्स्ट वाला जो सा स्काई स्पीकर जो एग्रीमेंट हुआ था 1916 के अंदर, वो। और लास्ट में हम कवर करेंगे पोस्ट एग्रीमेंट जो सा हुआ था 1916 से लेके 1918 तक। अच्छा, अब ये है क्या है स्काई स्पीकर एग्रीमेंट? पहले बिल्कुल कर दिया। ये नहीं कि वो वार के लिए उन्होंने किया था, वार के अंदर डिवाइड किस तरह से करना है। एंड इसमें कंट्रीज थी ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। एग्रीमेंट जो रहा था उसके अंदर क्या हुआ था, जो ऑटोमैन है ना, उसका डिक्लाइन चल रहा था। 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी ना, तो उसके उस टाइम पे इनका डिक्लाइन शुरू हो गया था ऑटोमैन का। वो तो पहले भी गया था जब रिफॉर्म्स हुई थी, हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, वो जो पाकिस्तान आपने प्रेजेंट किया था ना। जी जी। फिर तब से इनका उससे पहले ही बल्कि हो गया हुआ था इनका डिक्लाइन शुरू। पर जब 20th सेंचुरी शुरू हुई थी, उस टाइम तो यूरोप में इनका इनको एज ए रेफर किया जाता था थिक मैन ऑफ द यूरोप। और पॉलिटिकली अनस्टेबल थे और मिलिट्री वीक थी इनकी। टेरिटरीज लूज कर रहे थे काफी ज्यादा, इन्होंने वो लूज कर दी थी उनको। यूरोप में जो इनकी टेरिटरीज थी ना, वो सारी काफी हद तक इन्होंने वो जंगों वगैरह में हार दिए थे। उसके बाद इमर्जिंग पावर जो थी 20th सेंचुरी, ब्रिटेन था, फ्रांस और रशिया वगैरह थे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन जब स्टार्ट हुई है 1914 के अंदर, तो जो ओटोमन एम्पायर था उसके साथ जो उनकी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, उसमें से जर्मनी था, ऑस्ट्रिया और हंगरी वगैरह थे। और जो इनके जो मुखालिफ थे जो अलाइज कंट्रीज, वो ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, तीन थे यानी कि उसके अंदर। उसके अलावा और भी हैं जो मेंशन नहीं है, जिन्होंने इनका कह सकते हैं कि एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली इन्होंने साथ दिया है। कुछ और भी थे उनमें से ना। और ब्रिटिश इसमें क्या मोटिवेशन क्या थी उनकी इसको लेके, वर्ल्ड वार को लेके, उसमें से ये एक तो स्विस कैनाल है, जिसका उनको ट्रेड रूट जो था इंडिया तक जाता था, यानी कि वो काफी उनके इकोनॉमी को डिपेंड करती थी, उस पर कंट्रोल चाहते थे ये ना फुली। उसके अलावा ऑयल फील्ड थी मेसोपोटामिया, जो कि आज का इराक है। उसके अंदर ऑयल फील्ड वगैरह और नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह, उन पे ये अपना कंट्रोल चाहते थे। उसके बाद जो है फ्रांस जो होता है, उसको चेक में ये लोग रखना चाहते थे, लेकिन किसी ने ज्वाइन किया मीटिंग। अच्छा, ब्रिटिश इसमें ऑयल फील्ड्स वगैरह थी, वो इराक के अंदर जो सी थी, उसके ऊपर इनका नज़र थी एक तो। उसके अलावा जो सा फ्रांस वगैरह जो सा ना, फ्रांस का ये था कि वो फ्रांस भी एक पावर थी, तो वो उनकी ये भी एक सोचते थे इनके साथ हम वार में कोऑपरेशन तो कर रहे हैं, अगर ये ना हो, इनको हम ज़्यादा अगर लैंड्स वगैरह दे दें करीब जहाँ पे वो चाहते थे खुद, जो इराक वगैरह के करीब और स्विस के नाल इजिप्ट यानी कि उसके करीब ही नहीं ये देना चाहते थे उन्हें ना, ताकि बाद में हमें मसला ना करिए फ्रांस से। इसलिए ये भी इनका एक पार्ट था इस चीज़ का। उसके बाद फ्रेंच की इसमें क्या मोटिवेशन थी, वो ये थी कि कल्चरल रिलीजियस और इकोनॉमिक प्रेजेंस जो सी थी ना, लिवेंट कहते हैं जो सीरिया और लेबनान का जो कट्ठा जो एरिया ना, उसको लिवेंट कहा जाता है। और उसको ना ये मेडिटेरेनियन सी जो सा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन उधर तक अपनी ये जो है ना लैंड को एक्सपेंड करना चाहते थे फ्रांस फ्रांस जो है ना। उसके बाद है रशिया की, इसमें क्या मोटिवेशंस थी। रशिया जो सा चाहता था कॉन्स्टेंटिनोपल जो सा इस्तांबुल है जो आज का। उसके बाद जो टर्किश स्टेट्स हैं, स्टेट्स जो सी है ना, वो वाटर राउट्स को कहा जाता है,
जो कि ट्रेड्स के लिए मेरे ख्याल यूज़ होती हैं शायद। एक जो सी है, दो ट्रेड्स हैं, नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उनमें से जो सी है वो ब्लैक सी के साथ कनेक्ट होती है, और एक जो सी है मेडिटेरेनियन सी के साथ। और उसके अलावा रशिया एनातोलिया भी चाहता था, जो आज के टाइम का आर्मेनिया है मेरा ख्याल है कंट्री है शायद। और प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो ऑटोमैन के अंडर थे ना, उनकी प्रोटेक्शन वगैरह, वो कहते थे ये क्रिश्चियन है वो भी तो हमारे अंडर आ जाएंगे लोग भी, इसलिए वो लैंड भी चाहते थे। अरब की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, हुसैन जो सा ना उनका उस टाइम पे अमीर था अरब जो उनसे था ना, उनके लिए अमीर ये था जो कि अंडर द ऑटोमैन एम्पायर था, वो काम करता था उनके लिए ऑटोमैन एम्पायर में ना। तो उनका उनका क्या इन्वॉल्वमेंट हुई कि ब्रिटेन ने ना उनको ऑफर किया कि आप लोग ना हमारा इसमें साथ दें वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमैन के अगेंस्ट ना, तो हम आपको इंडिपेंडेंट स्टेट देंगे, जो कि सारा का सारा अरब जो सा एरिया ना वो कवर करेगा। उसमें पैलेस्टाइन, सीरिया, लेबनान, सारे यानी कि जितनी भी अरब कंट्रीज है ना वो सारी कवर करेंगे, यानी आपको वो दे देंगे हम। और वो उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं था किया इतना ना कि आपको कौन कौन से बॉर्डर देंगे, वैसे उन्होंने बता दिया था कि आपका सारा अरब एरिया आपका हो जाएगा। अब इसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट से जो उन्होंने पीकवट एग्रीमेंट में जो किए थे ना, बाद में किए थे वो, उसमें कॉन्फ्लिक्ट से एरिया के लिहाज से ना इन्होंने कहा था कि कुछ डिवाइड करेंगे, फ्रांस को दिया था, इन्होंने रशिया को दिया था, पर इन्होंने अरब के साथ भी ना वो यानी कि वादे किए थे झूठे के आपको ये एरिया देंगे सारा का सारा, इसलिए वो अरब पहले तो मान गए थे इस चीज़ से ना। उसके बाद जायनिस्ट वगैरह थी, उनकी इनमें क्या इन्वॉल्वमेंट थी, वो ब्रिटिश में उसी टाइम ना वर्ल्ड वार जब चल रही थी वर्ल्ड वॉर 1, तो ब्रिटिश पॉलिटिशियन जो से थे वो ये जो डिस्कशन चल रही थी ब्रिटेन के अंदर कि ज्यूज जो से उनका होमलैंड पैलेस्टाइन के अंदर हम बनाए एक ना, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट करता है उस एग्रीमेंट के साथ जो बाद में हुआ था। उसके बाद अच्छा ये अब आगे स्काई पीकॉट एग्रीमेंट, जो एक्चुअल में एग्रीमेंट है वो क्या था। उसमें मेंबर्स जोन से थे जो एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हुए थे उस टाइम, सीक्रेट ये सीक्रेट हुआ था एग्रीमेंट, ये ओपन बाद में जाके हुआ था। तो इसमें इन्वॉल्व थे सर मार्क स्काइज, जो कि ब्रिटेन के कोई पॉलिटिशियन थे, और फ्रैंकोइस जॉर्जिस पीकॉट, जो कि फ्रांस के पॉलिटिशियन थे कोई, और सरजी सेजोनोव, ये रशियन को फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम के ना। तो इन तीनों के, ये तीन थे उस एग्रीमेंट में ना इन्वॉल्व थे। तो इस एग्रीमेंट का नाम भी इनके नाम पे, फर्स्ट जो टू है ना ब्रिटेन और फ्रांस के जो डिप्लोमेट थे उनके नाम पे रखा गया है। इनके लास्ट जो नेम है ना स्काइज एंड पीकॉट उसके। और ये रशिया का इसलिए हो सकता है कि नहीं, क्योंकि रशिया बाद में ना इससे आउट हो गया था ये वाले एग्रीमेंट से, उनको ये वाला जो इनके साथ बात हुई थी ना ज़मीनों वगैरह की, लैंड्स की, वो उनको मिला ही नहीं था क्योंकि वो आउट हो गया था उस एग्रीमेंट से। वो भी हमें डिस्कस करते हैं अभी क्यों हुआ था। की पॉइंट्स ऑफ द एग्रीमेंट ये हैं कि ब्रिटेन जो है वो उसमें उसको मिलेगा जॉर्डन मिलेगा, उसके अलावा साउदर्न पार्ट ऑफ इराक एंड पैलेस्टाइन जो है, उसके अलावा जो फ्रांस है उसको मिलेगा सीरिया, लेबनान और साउथ ईस्टर्न टर्की एंड नॉर्दर्न इराक। और जो रशिया है उसको इस्तांबुल, टर्की स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न एनातोलिया जो आर्मेनिया का। ये एग्रीमेंट में जो पॉइंट डिस्कस हुए थे ना वो ये थे मेरे। उसके बाद जो पोस्ट एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के बाद क्या हुआ था, उसमें से ये है बोल्शेविक रेवोल्यूशन एंड द लीग। जब लीग हुआ था ना, एग्रीमेंट का लीग हुआ 1917 के अंदर हुआ था, नवंबर के मंथ के अंदर। तो ये बोल्शेविक्स जोन से थे ना, ये कोई ग्रुप था एक लोगों का जो चाहते थे कि वो पहले वाली जो सी गवर्नमेंट है ना उसको ओवरथ्रो किया जाए और नई जो सी है उसको लाया जाए गवर्नमेंट को। जिसको लीड कर रहा था वो वेल्दमीर लेनिन था शायद उसका नाम, और वो कार्ल मार्क्स जो है ना उसकी थ्योरी, उसकी जो सा ना आइडिया उसको फॉलो कर रहा था। कम्युनिस्ट जो है ना वो पार्टी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इन्होंने उसको पहले तो जो उस टाइम पे चल रहा था, उस टाइम ऑटोक्रेसी चल रही थी, यानी कि वो एक ही बंदा था उसके सारे वो चलाता था सारा का सारा निज़ाम, सारा बादशाह टाइप कह सकते हैं आप।
तो उनको उसने ओवरथ्रो किया। उसके बाद जो जब ये गवर्नमेंट आई नई वाली, इन लोगों की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो गवर्नमेंट नहीं आई है, उन्होंने जब गवर्नमेंट में गए उनको ना ये इनका एग्रीमेंट जो रशिया इन्वॉल्व था ना उस एग्रीमेंट के अंदर, पीकोड के अंदर, तो उनको पता चल गया इस चीज़ का कि ये एग्रीमेंट इस तरह का कोई हुआ है। तो उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया उनके एक न्यूज़पेपर के अंदर ना, प्रेवडा नाम का कोई न्यूज़पेपर था उनका, उसके अंदर उन्होंने उसको वो कर दिया, पब्लिश कर दिया। और बाद में ये जब खबर फैली है तो अरब के पास भी पहुंची है, उनको पता चला जी उन्होंने हमें बिट्रे किया है ब्रिटेन ने कि हमें ये लैंड नहीं देता है ये वो। उसके बाद नेक्स्ट जो है इम्पैक्ट ऑन अरब रिवॉल्ट, अरब ने रिवॉल्ट तो कर दिया था, उनको ये तकरीबन 1 साल के भी कुछ देर बाद उनको बात पता चली थी कि ब्रिटेन ने हमारे साथ ये किया है अभी भी, लेकिन उनको पता चल गया तो उसके बाद भी वो ब्रिटेन का साथ देते रहे थे, क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रहे थे सारे जो वेपन्स वगैरह थे, हर चीज़ वो उस पर डिपेंड कर रहे थे ब्रिटेन के ऊपर, फिर भी उसका साथ देते रहे हैं वो लोग ना। उसके बाद इसमें से एक ये टी लॉरेंस था, जो कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है उसे। उसको पता था ये कि पहले एग्रीमेंट हुआ है, पर वो फेस नहीं था कर सकता इसको ना पब्लिकली। और उसके बाद है पोस्ट वार इम्प्लीमेंटेशन इसकी क्या थी कि ऑटोमैन जो सा था वो कोलैप्स हो गया था वर्ल्ड वार के बाद, उसको डिवाइड किया गया बाद में उसकी सारी जो भी लैंड्स थे। तो 1920 के अंदर सैन रीमो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके अंदर फिर एक्चुअल में लैंड जो से डिवाइड हुए थे ऑफिशियली। फ्रांस को मिला था सीरिया और लेबनान मिला था, उसमें डिसाइड कुछ पार्ट्स हुए थे पर बाद में चेंज हो गए, इस तरह करके हो गया, क्योंकि इराक का कोई पार्ट था जो फ्रांस को पहले मिलना था, साउदर्न पार्ट था शायद या नॉर्थ नॉर्थ था शायद मेरे ख्याल में। तो नॉर्थ जो है उसको मिलना था पहले, पर बाद में एक्चुअल जो एग्रीमेंट हुआ उसमें सीरिया और लेबनान उसको के अंडर है फ्रांस के, और ब्रिटेन को जो मिला है वो इराक मिला है, ट्रांस जॉर्डन जो आज जॉर्डन जिसको कहते हैं, और पैलेस्टाइन मिला था। अच्छा, पैलेस्टाइन के अंदर ये था कि जो जेरूशलम था ना उसको एज अ इंटरनेशनल लॉ के अंडर उसको रखा गया था, क्योंकि वो रिलीजियसली सारों के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए उसको एक किसी के अंडर नहीं आने दिया गया। और रशिया जो है उसको सोवियत यूनियन बने, क्योंकि वैसे ही वो बाहर हो गया था, उसकी जो जिस हुकूमत ने उनके साथ एग्रीमेंट किया था ना वो तो ओवर थ्रो कर दी थी उन्होंने, वो ख़त्म हो गई थी वो वाली। अब जो नई वाली थी उन्होंने वैसे ही उसको एग्रीमेंट को भी लीक कर दिया था, वो उसका पार्ट नहीं थे रहे, उनको वो नहीं था मिला फिर वो लैंड वगैरह जो डिस्कस हुआ था उनके साथ। उसके बाद लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इस सारे एग्रीमेंट वगैरह के। आर्टिफिशियल बॉर्डर वगैरह जो है ना, कॉन्सेप्ट बॉर्डर्स का शुरू हुआ था वो यहाँ से शुरू हुआ था, जो इन्होंने डिवाइड किया था ना सारा का सारा एग्रीमेंट के अंदर। उसके बाद ये इराक सीरिया और जॉर्डन लेबनान वगैरह ये सारे बॉर्डर्स में डिवाइड हो गई है ना, हालांकि सारे है अरब से थे, इनमें कोई भी एथनिक या ट्राइबल या कुछ भी इनमें वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे, सारे अरब ही थे, तो फिर भी इनमें वो डिवाइड कर दिया गया ना। अरब डिस्ट्रस्ट हुआ, उसके बाद अरब जो से थे वो वेस्टर्न पावर जो उनसे उनसे वो शक में, यानी कि आगे कि इन्होंने हमें धोखा दिया उस तरह से ना, इन्होंने लैंड्स नहीं हमें दिए। और उसके अलावा राइज ऑफ नेशनलिज्म का भी स्टार्ट यहाँ यहीं से हुआ था, क्योंकि डिवाइड कर दिया था बॉर्डर्स के अंदर सारों को। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, और उसके बाद यहाँ से ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन है किसी का?